देखिए ये है अमेरिका, और अमेरिका के अंदर ये जो ब्यूमन टेक्सास है, इसके अंदर पड़ता है ये एलिगेंट होटल, और यही वो जगह है जहाँ ग्रेग फेलिकन की अंतिम रात बीतती है। इस स्टोरी में मेन 5 कैरेक्टर है। फोटो में दिखने वाला ये व्यक्ति खुद ब खुद ग्रेग फेलिकन है, और यही इस पूरी केस स्टोरी का विक्टिम भी है। आगे ये ग्रेग की वाइफ है सूजी। ये दोनों कॉलेज में मिलते हैं और फिर बाद में शादी कर लेते हैं। 15 साल बाद ये अलग हो जाते हैं और बाद में दोबारा शादी कर लेते हैं। ये है ऑफिशियल डिटेक्टिव स्कॉट एप्पल। इसके बाद एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका नाम है केन ब्रेनन, और लास्ट में 2 इलेक्ट्रीशियन जो उस रात रूम 349 में मौजूद होते हैं। 15 जून 2010 को 55 साल का ग्रेग फेलिकन ब्यूमन टेक्सास के एलिगेंट होटल में चेक इन करता है और जवान रहते हुए समुद्र के जहाजों पर चीफ इंजीनियर के रूप में काम करता है। महीने महीने समुद्र में गुजर रहे थे, लेकिन अपनी आधी उम्र में ग्रेग अपनी जॉब चेंज कर लेता है और एक लैंडमैन के रूप में ऑयल और गैसेस के राइट सिक्योर करने का काम करने लगता है। ग्रेग दिखने में काफी फिट था, मगर उसने ना तो कभी एक्सरसाइज की और ना ही कभी जिम गया था। टीन एज से ही उसको स्मोकिंग की आदत लग जाती है और वो चैन स्मोकर बन जाता है। हर मंडे मॉर्निंग ग्रेग को एक पिकअप ट्रक लेने आता था और 2 घंटे का सफर लेफेट लुसियाना से ब्यूमन टेक्सास के लिए करता था, जहां उसकी कंपनी हमेशा उसे एक रूम बुक करके दिया करती थी। होटल ना तो ज्यादा लग्जरी और ना ही ज्यादा बुरा होता था, लेकिन ग्रेग को इससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक बेड और टीवी चाहिए होता था। जब ग्रेग रूम के अंदर जाता है तो उसके राइट हैंड साइड एक बेसिक वॉशरूम होता है और उसके फेस के बिल्कुल सीध में एक विंडो होती है, जिससे बाहर देखने पर एक छोटा सा पूल दिखाई देता है। और फिर मेन स्पेस में एक क्वीन साइज बेड था और लेफ्ट वॉल पर एक टीवी लगा हुआ था। ग्रेग अपना सूटकेस बेड के साइड में रखकर सूटकेस खोलता है और उसमें से वो शर्ट्स निकालता है जो उसे हफ्ते बाद पहननी थी और क्लोजेट में लटका देता है ताकि उन शर्ट्स की प्रेस खराब ना हो, और फिर जूते और जीन्स उतारकर वो पजामा पहन लेता है। जब भी ग्रेग एलिगेंट में रुकता था वो अक्सर अपने रूम से बाहर नहीं जाता था। नीचे एक बार था, लेकिन वो ना तो किसी से मिलने जुलने का शौकीन था और ना ही बार में बैठकर ड्रिंक करने का। उसे बस अकेली रातें अपने रूम में टीवी देखते हुए गुजारना पसंद था। 15 जून 2010 की उस रात को ग्रेग एसी का टेम्परेचर काफी कम कर देता है जिससे रूम ठंडा हो सके, क्योंकि उसे ज्यादा ठंडे रूम में सोने की आदत थी। फिर वो बेड पर लेटने की तैयारी करता है। 2 बड़े तकिए अपने सर के पीछे लगाकर लेट जाता है। ग्रेग एक व्हाइट टॉवल अपने साइड में बिछाता है और उसके ऊपर एक एस्ट्रे, सिगरेट की डब्बी, लाइटर, फोन, टीवी रिमोट और एक कैंडी बार रख देता है। फिर ग्रेग टीवी ऑन करता है और चैनल चेंज करता रहता है। बाद में उसे आयरन मैन 2 दिखती है और वो मूवी देखने लगता है और एक कैंडी बार उठाकर बाइट खाता है और फिर एक सिगरेट जलाकर पीने लगता है। जब भी ग्रेग काम के सिलसिले में बाहर होता था तो वो हमेशा मॉर्निंग में अपनी वाइफ यानी सूजी को कॉल करता था, मगर 15 जून 2010 के अगले दिन यानी 16 जून 2010 की सुबह में सूजी को ग्रेग का फोन नहीं आता। सूजी को लगता है ग्रेग शायद उठा नहीं होगा, और जब सूजी ग्रेग को कॉल करती है तो ग्रेग कॉल नहीं उठाता। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी ग्रेग फोन नहीं उठा रहा होता। सूजी काफी परेशान होने लगती है और ग्रेग के ऑफिस में कॉल करती है। ऑफिस में भी सूजी का कॉल कोई नहीं उठा रहा होता। 3-4 बार कॉल करने के बाद ग्रेग का एक कोवर्कर कॉल उठा लेता है और सूजी से कहता है ग्रेग अभी तक ऑफिस पहुंचा ही नहीं है। बहरहाल सूजी खुद को संभालते हुए कोवर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि वो होटल जाकर चेक करे कि ग्रेग ठीक है या नहीं। कोवर्कर्स भी अपना फर्ज निभाते हुए होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। होटल पहुंचकर 2 कोवर्कर्स ग्रेग के दरवाजे पर काफी बार नॉक करते हैं, लेकिन ना तो ग्रेग अंदर से कोई आवाज दे रहा होता है और ना ही दरवाजा खोल रहा होता है। फिर दोनों कोवर्कर्स नीचे जाते हैं, मैनेजर को सारी घटना बताते हुए, मैनेजर को समझाते हुए कि हमें ग्रेग की रूम 348 का डोर डुप्लीकेट चाबी से खोलना पड़ेगा। मैनेजर भी मान जाता है और जैसे ही वो रूम तक पहुंचते हैं, गेट खोलते हैं तो उनके बिल्कुल सामने ग्रेग जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। मैनेजर और दोनों कोवर्कर्स हैरान हो जाते हैं। ग्रेग जिस तरीके से पाया गया था वो बताते हैं कि ग्रेग का राइट हैंड उसकी बॉडी के नीचे दबा हुआ था। ग्रेग के लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियों में अभी भी सिगरेट मौजूद थी। रूम काफी गर्म था और उसकी स्किन ग्रेश ब्लू कलर की हो गई थी। कोवर्कर सूजी को कॉल न करके सबसे पहले 911 पर कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है और एक ऑफिशियल डिटेक्टिव स्कॉट एप्पल अपनी क्रूशर कार में आता है। एप्पल की हाइट ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी काफी फिट थी। एप्पल दिखने में बिल्कुल पुलिस वाला लगता है और वो लगभग 24/7 काम करता था। जब वो रूम 348 पर पहुंचता है तो रूम में उसे किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं दिखती। सारी चीजें अपनी जगह परफेक्ट होती हैं और ग्रेग की बॉडी पर भी कोई खून का निशान नहीं मिलता। सिर्फ उसके गाल पर एक हल्की सी खरोच थी।
एप्पल को लगता है जब ग्रेग नीचे गिरा होगा तो उसका चेहरा शायद कहीं लग गया होगा। एप्पल रूम में घूमता है और उसे ग्रेग की जीन्स दिखती है जिसके पीछे वाली पॉकेट में एक वॉलेट होता है और उसके अंदर $100 तक के कुछ नोट्स भी होते हैं। एप्पल सोचता है ये डॉलर्स अगर अभी तक मौजूद हैं और चुराए नहीं गए, इसका मतलब कोई लूटपाट का केस तो नहीं बनता। और फिर एप्पल रूम से बाहर कॉरिडोर में जाता है, आसपास के रूम में रहने वाले लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी ने ना तो कुछ सुना होता है और ना ही कुछ देखा होता है। और फिर एप्पल वापस रूम 348 में जाता है और ढूंढने लगता है कि क्या कोई ड्रग्स या कोई ऐसा पदार्थ था जो ग्रेग ने उस रात लिया हो, जो उसकी मौत का कारण बन गई हो। लेकिन वहां एप्पल को कुछ खास नहीं मिलता, ना कोई पिल्स ना अल्कोहल। बाद में उस दिन जब ग्रेग की मौत के बारे में उसकी फैमिली को बताया जाता है, डिटेक्टिव एप्पल और ग्रेग की वाइफ सूजी कॉल पर बात करते दौरान सूजी एप्पल को ग्रेग की केयरलेस लाइफस्टाइल के बारे में बताती है कि मेरे पति ने खुद का कभी ख्याल नहीं रखा, उसकी डाइट बिल्कुल खराब थी। जब ग्रेग अपने टीनेज में था तब से स्मोकिंग करने लगा था, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। मैं हमेशा उससे कहती थी कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो एक दिन बहुत तकलीफ होगी और कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा चिंता में रहती थी कि कहीं ग्रेग को हार्ट अटैक ना आ जाए या कुछ और बुरा ना हो जाए। अब जब ग्रेग के केस से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिल रहे थे तो ग्रेग की फैमिली और डिटेक्टिव एप्पल भी यही सोच रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है। एप्पल ने होटल रूम में जो भी देखा था उसके बारे में सोच रहा था और उसे किसी तरह का कोई फोल प्ले भी नहीं दिखा था। एप्पल को लग रहा था कि ग्रेग की जिंदगी जीने का तरीका शायद उस पर ही भारी पड़ गया हो। अब देखिए आगे क्या होता है कि ग्रेग की बॉडी डॉक्टर टॉमी ब्राउन को भेजी जाती है। डॉक्टर टॉमी ब्यूमन टेक्सास के हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनर थे। डॉक्टर टॉमी को बताया जाता है कि ग्रेग की डेथ हार्ट अटैक से हुई होगी, पर जब ग्रेग की बॉडी उनके सामने लाई जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर टॉमी ने ग्रेग की बॉडी पर 2 निशान नोट किए। एक छोटी सी खरोच ग्रेग के चेहरे पर थी और दूसरी ग्रेग की थाइस के बीच में एक छोटी सी खरोच थी, लेकिन ग्रेग की बॉडी का बाकी हिस्सा बाहर से बिल्कुल ठीक था। जब डॉक्टर टॉमी ग्रेग की बॉडी के अंदर देखना शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ग्रेग की बॉडी के अंदर खुदाई कर दी हो। उसका टोर्सो यानी उसका धड़ खून से भरा हुआ था और ग्रेग की आंतें बाहर निकली हुई थी, पसलियां टूटी हुई थी और उसके दिल में एक छेद भी था। डॉक्टर टॉमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे थे, क्योंकि जैसा ग्रेग की बॉडी के इंटरनल चोटों का घाव था, ऐसे किसी बड़े कार एक्सीडेंट या किसी भारी चीज के गिरने से होता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो चोट सिर्फ बॉडी के अंदर ही नहीं तो बॉडी के बाहर भी काफी आती, पर ग्रेग की बॉडी बाहर से ज्यादा घायल नहीं थी। तो डॉक्टर टॉमी के लिए ये प्रूफ करना काफी मुश्किल हो रहा था। और ग्रेग होटल के कमरे के बीच में पाया गया था जहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं था और किसी ने कुछ सुना या देखा भी नहीं था। पर वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं ये घटना नेचुरल नहीं थी, ये एक हत्या है। और डॉक्टर टॉमी का सबसे अच्छा अंदाजा ये था कि ग्रेग को मार दिया गया था। डॉक्टर टॉमी को ये केस इतना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भारी चोट नहीं थी, लेकिन ग्रेग ने किसी और से भारी चोटों का सामना जरूर किया होगा और सामना करते वक्त ग्रेग की जान चली गई होगी। जब डिटेक्टिव एप्पल को डॉक्टर टॉमी से ये रिपोर्ट मिली तो वो भी डॉक्टर टॉमी की तरह परेशान हो जाते हैं। फिर भी इन सब के बजाय एप्पल सोचने लगते हैं कि अगर ग्रेग की हत्या हुई है तो ग्रेग की दुश्मनी आखिर किससे हो सकती होगी। एप्पल ग्रेग के बैकग्राउंड की तलाशी लेना शुरू कर देता है और पता चलता है कि वो सबसे पसंदीदा था। उसकी तारीफ होती थी कि वो बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति था। ग्रेग ज्यादातर अपने में ही रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। ग्रेग का कोई दुश्मन था ही नहीं। अब एप्पल के लिए यह समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि कोई क्यों ग्रेग को मारना चाहेगा। बाद में एप्पल इधर उधर घूमते हुए कुछ महीने ऐसे ही बर्बाद कर देता है और असल में तो उसने शुरुआत ही नहीं की थी क्योंकि शुरू करने का कोई खास पॉइंट ही नहीं मिला था। जो सीन एप्पल केस के बारे में सबसे अजीब देखता है वो ये थी कि जब वो सबसे पहले ग्रेग के रूम में गया था तो रूम खास तौर पर गर्म था, जो कि एप्पल के लिए अजीब था क्योंकि ग्रेग को ठंडे रूम में सोने की आदत थी। पर इस बात का कोई मेल ग्रेग की मौत से नहीं मिलता था। और फिर एप्पल एविडेंस ढूंढने लगता है कि तभी एप्पल होटल के मेंटेनेंस लॉग में देखता है कि जिस रात ग्रेग की मौत हुई थी वो अपने माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बना रहा था और पॉपकॉर्न बनाते बनाते ग्रेग से फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज जब खराब होता है तो सिर्फ ग्रेग के रूम की लाइट नहीं जाती बल्कि साइड वाले रूम्स और उसके नीचे वाले फ्लोर के रूम्स की भी लाइट
चली जाती है। फिर ग्रेग रिसेप्शन पर कॉल करता है और एक मेंटेनेंस गाय ऊपर आता है और फ्यूज ठीक करता है। अब स्टोरी के इस मोड़ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि ये जो पूरी घटना हुई थी इससे एप्पल को दो थ्योरी समझ आती हैं। पहली थ्योरी ये थी कि मेंटेनेंस गाय, जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था, वो जब फ्यूज ठीक करने आया तो उसने ग्रेग पर हमला कर दिया होगा। लेकिन एप्पल ये थ्योरी अंदाजा लगाकर सोच रहा था, पर इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत भी नहीं था कि वो मेंटेनेंस गाय ऐसा क्यों करेगा। इसलिए पहली थ्योरी को एप्पल खुद ही रिजेक्ट कर देता है। दूसरी थ्योरी ये थी कि ग्रेग के साइड वाले रूम 349 में इलेक्ट्रीशियन मौजूद थे जो अपने रूम में पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। तो एप्पल को ये लगा कि शायद जब ग्रेग ने गलती से फ्यूज उड़ा दिया था तब रूम 349 की भी लाइट चली गई होगी, जिससे उस रूम में जो लोग थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब वो बाहर कॉरिडोर में गए होंगे तो उन्हें ग्रेग दिखा होगा और जब ग्रेग ने उन्हें यह बताया होगा कि लाइट मेरी वजह से गई है तो गुस्से में आकर उन्होंने ग्रेग पर हमला कर दिया होगा और ऐसे ग्रेग की मौत हो गई होगी। पर यह भी एक बेबुनियाद थ्योरी थी जब तक एप्पल इलेक्ट्रीशियन के मुंह से सच नहीं निकलवा लेता। इसके बाद अब एप्पल एक हिडन कैमरा लगाता है और उन इलेक्ट्रीशियन से बात करने जाता है जो अभी भी रूम 349 में रह रहे थे। जब उनसे बात होती है तो वो काफी खुलकर बात कर रहे थे और वो लोग एप्पल को काफी ईमानदार लग रहे थे। ग्रेग के साथ उस रात क्या हुआ उन लोगों को जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और सिर्फ इतना ही कहते हैं, देखिए हमारा ग्रेग से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हम जब नीचे बार से वापस ऊपर आ रहे थे तो उस रूम से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। इलेक्ट्रीशियन एप्पल को अपने फोन नंबर और ईमेल्स भी दे देते हैं और एप्पल से कहते हैं आपको हमसे जो भी चाहिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें इस घटना का काफी अफसोस भी है। बार बार एप्पल काफी करीब होकर भी जीरो पर आ जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता ग्रेग के साथ क्या हुआ। बाद में ये केस अफसोस से ठंडा पड़ने लगता है। दिन और महीने ऐसे ही बीत रहे होते हैं। ग्रेग की मौत की उस रात से 7 महीने बीत जाते हैं। सूजी की सारी होप खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सूजी एक दिन डिसाइड करती है कि वो पता लगा कर रहेगी और उसे लगता है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने की जरूरत है। सूजी की दोस्त सजेस्ट करती है कि वो केन ब्रेनन को कॉल करे, जो एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव था, कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करने के लिए जाना जाता था। सूजी केन ब्रेनन को कॉल करती है ये सोचकर कि शायद वो बिजी होंगे और उनके पास दूसरे बड़े केसेस होंगे, क्योंकि वो काफी पॉपुलर डिटेक्टिव थे और उनके इंटरव्यू टीवी पर भी आते थे। लेकिन केन फोन उठा लेता है और कहता है, हे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सूजी को पहले तो विश्वास नहीं होता और फिर ग्रेग के साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है। बाद में केन भी काफी इंटरेस्टेड हो जाता है और वो सूजी से कहता है मैं ग्रेग के केस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। केन एक फॉर्मर लॉन्ग आइलैंड कॉप था और डीईए का स्पेशलिस्ट एजेंट भी था और वो हल्की सी टी शर्ट टाइट पहनता था ताकि वो अपनी मसल्स दिखा सके। वो अक्सर एक बड़ी गोल्ड चेन भी पहनता था। जब केन ने इस केस पर काम करने की सोची तो वो तुरंत लेफेट लुसियाना में सूजी से मीटिंग करने चला जाता है और सूजी से काफी सारे मुश्किल सवाल करता है, जैसे उनकी शादी को लेकर और क्या सूजी को कभी ये लगता था कि ग्रेग सूजी को धोखा दे रहा था और क्या ग्रेग की कोई सीक्रेट बातें भी थी जो सूजी डिटेक्टिव एप्पल को ना बताना चाह रही हो। देखिए डिटेक्टिव का काम ही होता है हर तरीके से सोचना। तो ये सारे सवाल पूछकर उसका सूजी से डाउट हट गया था और केन अपना आखिरी सवाल करता है सूजी से, क्या आप मुझे क्राइम सीन के बारे में कोई ऐसी बात बता सकती हैं जो आपको अजीब लगी हो। सूजी को वही एसी वाली बात अजीब लगती है कि एसी ऑफ क्यों था और रूम गर्म क्यों था। केन सूजी की इस बात को नोट कर लेता है और फिर लेफेट से ब्यूमॉन्ट टेक्सास में डिटेक्टिव एप्पल से मिलने चला जाता है। डिटेक्टिव एप्पल और केन के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ और दोनों ने मिलकर इस केस पर काम करने का फैसला किया, क्योंकि डिटेक्टिव एप्पल महसूस कर रहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर पहुंच गई है जिससे अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकल रहा था। और फिर एप्पल केन को क्राइम सीन दिखाता है, होटल रूम दिखाता है और फिर एप्पल सारे डॉक्यूमेंट्स केन को दे देता है, रिपोर्ट से लेकर फोटोग्राफ्स तक जो इस केस के दौरान उसने इकट्ठा किए थे। उस रात केन ने ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो देखी और अगले दिन जब केन एप्पल के ऑफिस जाता है तो एप्पल से कहता है मुझे लगता है कि मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। एप्पल शॉक्ड हो जाता है और केन से कहता है पर कैसे किया, और वो भी एक दिन में। केन कहता है अभी सॉल्व नहीं हुआ पर मैंने कुछ ऐसा समझ लिया है जो इस केस को सॉल्व कर सकता है। मेरे पास एक थ्योरी है पर उससे पहले मुझे सूजी से कुछ कंफर्म करना है। तो केन सीधा सूजी को कॉल करता है एप्पल के सामने और पूछता है क्या आपका पति ग्रेग सिर्फ राइट हैंड से स्मोक करता था या दोनों हाथों से।
सूजी बताती है ग्रेग सिर्फ राइट हैंड से स्मोक करता था। कैन ये बात कंफर्म करने के बाद अपनी थ्योरी एप्पल को समझाने लगता है कि जब फ्यूज उड़ा तो एसी ऑन करने की जो एमसी होती है वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है, जिससे एसी बंद हो जाता है और फिर मेंटेनेंस गाय आता है, फ्यूज ठीक करता है, लाइट आ जाती है। मगर ग्रेग उस वक्त एसी ऑन करना भूल जाता है क्योंकि उसे महसूस ही नहीं होता कि एसी ऑफ है और रूम भी ठंडा था और टीवी भी वापस ऑन हो जाता है। फिर ग्रेग अपना पूरा ध्यान मूवी देखने में लगा देता है। और जैसे ही इंडिया में जून के टाइम गर्मी होती है, ब्यूमन टेक्सास में भी गर्मी होती है और गर्मियों में ग्रेग का रूम जल्दी ठंडा हो गया होगा और जब ग्रेग को महसूस हुआ होगा कि एसी तो बंद है और जब वो एसी ऑन करने उठा होगा तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसकी मौत हो गई होगी। और कैन को नहीं लगता कि ग्रेग को किसी ने मारा होगा सिगरेट की वजह से। अगर कोई उसे मारता तो सिगरेट उसके हाथों में होती ही क्यों। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब फ्यूज ठीक हुआ उसके बाद तक वो जिंदा था, यानी फ्यूज ठीक करने वाले ने उसे नहीं मारा होगा। कैन एप्पल को समझा रहा होता है कि अब हमें वो सिगरेट उसके लेफ्ट हैंड में पाई गई है और हमने सूजी से कंफर्म किया था कि ग्रेग सिर्फ राइट हैंड से स्मोक करता था। कैन को लगता है कि टीवी देखते वक्त ग्रेग ने किसी तरह का ट्रॉमा फेस किया और वो जैसे ही रूम का गेट खोलने उठा उसने अपनी सिगरेट लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर की ताकि वो राइट हैंड से डोर हैंडल पकड़ सके, लेकिन वो डोर तक पहुंचा ही नहीं और बेड से उतरते वक्त ग्रेग घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और सिगरेट अभी भी उसके हाथ में फंसी रह गई होगी। कैन एप्पल से कहता है हमें फिर से रूम जाना चाहिए, तो एप्पल और कैन वापस होटल रूम जाते हैं। जब वो लोग रूम पर पहुंचते हैं तो कैन दीवार, फर्श और सीलिंग को देखने लगता है और फिर फाइनली वो एक जगह रुकता है और डोर की तरफ देखता है और डोर की साइड वाली दीवार जो रूम 349 से कनेक्ट होती है उस पर हल्का सा एक पैचवर्क दिखाई पड़ता है। फिर कैन रूम 349 में जाता है और उसे कनेक्टेड दीवार पर हाथ से रब करने लगता है और अपनी उंगलियों से दबाकर देख रहा होता है कि तभी एकदम से कैन की उंगली दीवार के अंदर चली जाती है और पता लगता है कि उस छेद में टूथपेस्ट से पैचवर्क हुआ था। फिर एप्पल पूरी इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुलाता है। यूनिट ध्यान से दीवार के दोनों तरफ चेक कर रही होती है और वो रूम 349 की दीवार के छेद में जब एक लेजर लाइट ऑन करके देखते हैं और ग्रेग जिस बेड पर था वो लाइट बिल्कुल वहीं जा रही होती है। डिटेक्टिव एप्पल एक बार फिर से एक इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू करता है जो रूम 349 में था जहां से गोली चली थी। उस इलेक्ट्रिशियन का नाम लेंस था। लेंस को बुलाने के लिए उसे ये विश्वास दिलाया गया था कि ग्रेग के केस को 7 महीने हो चुके हैं और विटनेस के तौर पर आपको बस एक स्टेटमेंट पर साइन करने आना होगा। तो एप्पल एक स्टेटमेंट तैयार करके पुलिस को देता है जिसमें लेंस की स्टेटमेंट लिखी थी कि लेंस ने कुछ भी ना तो सुना और ना ही देखा था। जब लेंस पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जब पुलिस उससे पूछती है लेंस क्या आप आखिरी बार अपनी दी हुई स्टेटमेंट में कुछ बदलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन लेंस कुछ भी बदलना नहीं चाहता था और फिर वो स्टेटमेंट पर साइन भी कर देता है। फिर कैन और एप्पल ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और लेंस से कहते हैं अच्छा पकड़ा तुझे, क्योंकि हम जानते हैं उस रूम से एक गोली चली थी जिससे ग्रेग की मौत हो जाती है, तो तुझे हमें यह बताना होगा कि गोली किसने चलाई, वरना हम तुझे यानी लेंस को जेल में लॉक कर देंगे फॉल्स रिपोर्ट स्टेटमेंट देने के लिए। लेंस ने जब ये सुना तो वो घबरा जाता है और सब कुछ सच बताने लगता है। उसने कहा कि वो और उसके साथ एक इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम म्यूरल था वो बस मस्ती कर रहे थे और उस रात ड्रिंक कर रहे थे और फिर म्यूरल अपनी कार से पिस्टल लेकर आता है। लेंस कह रहा था कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पिस्टल से मजाक कर रहा था। उसी वक्त म्यूरल ने पिस्टल का फेस लेंस की तरफ कर दिया। जब लेंस ने पिस्टल छीनने की कोशिश की तो वो नीचे गिर जाती है और चल जाती है। उन्होंने देखा कि गोली सीधे ग्रेग के रूम में गई थी। वो कान लगाकर सुनने लगते हैं। काफी वक्त तक उन्हें कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देती और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस रूम में कोई भी नहीं होगा और वो बच गए होंगे। फिर ये लोग इतने बेशरम होते हैं कि सब कुछ भूल कर नीचे बार में ड्रिंक करने चले जाते हैं। जब वो वापस रूम में आ रहे होते हैं तो उन्हें रूम 348 में ग्रेग के खांसने की आवाज भी आती है, जिससे उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि जब गोली चली होगी तो कोई भी रूम में होगा ही नहीं। और फिर अगले दिन जब ग्रेग की लाश रूम से बाहर निकाली जाती है उस वक्त एप्पल लोगों से बात कर रहा होता है कि हमें कुछ भी खास मिला नहीं है और ये नेचुरल डेथ हो सकती है, शायद हार्ट अटैक आया हो। और ये बात लेंस और म्यूरल सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हम बच सकते हैं और उस वक्त वो एप्पल को कुछ भी सच नहीं बताते और कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि जिस रात गोली चली शायद सच में ग्रेग रूम में नहीं था और वो हार्ट अटैक से ही मरा होगा। लेकिन लेंस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब म्यूरल की वजह से हुआ है और उस रात उन्होंने उस छेद को टूथपेस्ट से छुपा दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे जिससे वो पकड़े ना जाए। और फिर लास्ट में म्यूरल जिसके नाम पिस्टल की ओनरशिप भी थी उसको मैनस्लॉटर के तहत 10 साल की सजा हो जाती है
और केस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी, मिलते हैं कैसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।